हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है, इसकी पूरी समरी को हम इसी एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले विजन आईएएस के जो मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा था, उसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बल्क हो जाता, लेकिन सीधी सी बात है, टू द पॉइंट आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही कोर ऐसे फैक्ट और डेटा है जो आपको आने चाहिए। तो आइए सीधे वीडियो पे आते हैं और इस पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, देखिए पहला इकोनॉमी सर्वे जो था ये बजट के ही पार्ट के रूप में आपका 1950-51 में पहली बार जो था ये बजट का ही हिस्सा था। पहले सेपरेटली आपके स्टार्टिंग से इकोनॉमी सर्वे नहीं आते थे, इसे बजट से सेपरेट किया गया है 1964 में। याद रखिए, कभी इस तरह का बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला भी एक स्टेटमेंट आपको बना दिया जाता है। तो 1950-51 तक बजट के ही पार्ट या हिस्से के तौर पे इसे लाया जाता था और इसे सेपरेट किया गया है 1964 में। और इसे मित्रों इस बार प्रिपेयर किसने किया है? वी अनंत नागेश्वरन, जो आपके चीफ इकोनॉमी एडवाइजर हैं, और प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण। अब आगे इसके की हाइलाइट्स पे बात करते हैं। इंडिया की अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो इंडिया का रियल जीडीपी जो है आपका बड़ा है 8.2% के हिसाब से। याद रखिए, बजट में किस तरह का एलोकेशन है और खास तौर पे इकोनॉमी सर्वे उसकी क्या समरी दे रहा है, दोनों के डेटा में किसी तरह की गलतियां मत करिएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इंडिया की रियल जीडीपी जो आपकी ग्रोथ है 8.2% इकोनॉमी सर्वे में बताई जा रही है 2002 आपके 23-24 के अकॉर्डिंग। लेकिन करंट ईयर की जो जीडीपी एस्टिमेट की गई है बजट में आपके 2024-25 के लिए वो 6.5 से 7% की गई है। आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ आपकी फोरकास्ट की है 24-25 के लिए वो 7.2 की है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आईएमएफ वगैरह के भी अपने अपने एस्टिमेशन है। तो याद रखिए, आपको मेनली यहाँ पर ये याद रखना है कि बजट के अकॉर्डिंग आपका करंट ईयर की जो जीडीपी है, तो ये तीनों ही संस्थाओं की आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो भारत की रियल जीडीपी आपकी 8.2 इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग, करंट ईयर का जो आपका जीडीपी एस्टिमेशन है 2024-25 के लिए बजट में 6.5 से 7% है, और आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है 7.2% किया है। डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा इस बार कलेक्शन आया है। याद रखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आता है कि अप्रत्यक्ष करों से ज़्यादा मतलब उगाही की गई है तो सीधा उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। इसी तरह से होता क्या है कि देखिए, इकोनॉमी सर्वे में अगर डेटा आपको अच्छे से आता है तो आराम से इसी डेटा के बेस पे बहुत सारे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स आपका 55% कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको 45% का कलेक्शन हुआ है। सीधा चलते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट जो आपका 2023-24 में आपका जो है 5.6 हुआ है, कहाँ से? 6.4 से। तो पिछले साल से ये कम हुआ है, आपको याद रखना है। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि भाई व्हाट गवर्नमेंट अर्न एंड व्हाट इट स्पेंड्स। तो गवर्नमेंट क्या अर्न कर रही है, क्या स्पेंड कर रही है, इन दोनों का जो अंतर है यही आपका फिस्कल राजकोषीय घाटा है। और राजकोषीय घाटा आपका पिछले साल से कम हुआ है 5.6%। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसे याद रखिए। और 6.4 आपका लास्ट ईयर था। इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन में आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहले तो देखिए मित्रों, इन्फ्लेशन के बेस पे जो इसके की टर्म्स हैं, सारे की टर्म जो आपके होते हैं कि कितने टाइप्स की आपकी इन्फ्लेशन है, ठीक है। कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका क्या हो गया, और ख़ास तौर पे आपकी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं। आप इन्फ्लेशन एक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी सर्वे के डेटा की, तो ज़्यादा मैं थ्योरी वाले पार्ट में नहीं जाऊँगा। पर आपसे इतना कहना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेन ट्रेड वगैरह है, बैंकिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों के जो की टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, इसका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और आपको मैं यहाँ पर यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके जो इन्फ्लेशन से कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी हैं, उसको एक्सप्लेन करके बताइए। और ख़ास तौर पे आपने ये बताना है कि भाई जो आपकी इन्फ्लेशन भारत के संदर्भ में, इस इन्फ्लेशन पे इसे कंट्रोल करने के लिए या इसके संदर्भ में कोई कमेटी गठित की गई है आज तक। तो आइए फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो आपका 2023-24 के अकॉर्डिंग हमारी इन्फ्लेशन यहाँ पे काउंट की गई है 5.4% है, और आपकी पिछली बार जो 22-23 पे थी ये 6.7% थी, ठीक है। ये आपका रिटेल इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई पिछली बार से कम हुई है कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे 36 राज्यों में से देखा जाए तो 29 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 6% से भी कम, मतलब जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट रहा है, उसके 29 के अलावा जो कुछ आपके स्टेट है वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि 6% से ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन है। लेकिन 29 राज्य 36 में से आपके ऐसे हैं जहां पर 6% से कम रहा है, बाकी 7 ऐसे हैं जहां पर 6% से ज़्यादा रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट वैसे नहीं बनेगा, पर फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रखिए। और इन्फ्लेशन को आरबीआई ने क्या फोरकास्ट किया है कि भाई 5 ईयर 2025, जो कि बहुत ज़रूरी है, 4.5 है। एक तरह से जो आपकी इस बार की इन्फ्लेशन 5.4 है, इसी का जस्ट अपोजिट 4.5
आपका 5 ईयर 2025 में ये RBI का फोरकास्ट है कि आगे भविष्य में किस तरीके की इन्फ्लेशन रह सकती है। तो 5 ईयर 2026 में 4.1% है। फूड इन्फ्लेशन आपका 2023-24 में 7.5% है और 2022-23 में 6.6% है। ये आपका पूरा बेस्ड है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बेस पे। तो मित्रों, फूड आपका जो ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, इसके संदर्भ में ये भारत में कब स्टार्ट किया गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आते हैं। 2023-24 में ये आपका $646.4 बिलियन है, जो कि 2022-23 में 578.4 बिलियन था। तो ये पिछली बार से काफ़ी बड़ा है। और ये कितना बड़ा है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मार्च 2024 के एंड तक अगर भारत का फॉरेक्स जो है, जो 21 जून तक है आपका, 653 तक आ गया है। हालांकि जो आपका इकोनॉमी सर्वे है उसमें 646 बताया गया है, लेकिन अगर बात की जाएगी जून 2024 तक तो ये 653 हो चुका है। ये 11 मंथ का इंपोर्ट और 90% ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट को कवर कर सकता है, इतना भारत के पास फॉरेक्स है। अब बात करेंगे रेमिटेंस की। तो अगर रेमिटेंस की, धन प्रेषण की बात की जाए तो $120 बिलियन है और भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जो $100 बिलियन को पार कर चुका है। तो $120 बिलियन के साथ अगर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी कंट्रीज को देखा जाए तो पहले भारत है, फिर आपका मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपाइंस है, फिर आपका यहां पर मित्रों आपका ये फ्रांस है। तो मित्रों, यहां पर हमने टॉप कंट्रीज की बात की है जिसमें भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस और फ्रांस है आपका। तो 5 देश आपने याद रखने हैं। और इसमें देखिए 2024 में अगर बात की जाएगी तो 3.7% आपकी ग्रोथ रेट है, $124 बिलियन तक ये हुआ है। जबकि 2025 तक ये एस्टिमेशन है कि 4% की ग्रोथ के साथ ये 129 बिलियन तक चला जाएगा। और अभी हाल ही में ये आपका जो डेटा है 120 के आसपास है। तो रेमिटेंस में भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस, ये याद रखिए। 5th आपकी कंट्री फ्रांस है। सेक्शन वाइज अगर ग्रोथ की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में 4.18% बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए 4.18%। इंडस्ट्री आपकी 9.5 है, सर्विस आपकी 7.6 है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान आपका सर्विस सेक्टर का है लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखा जाए। अगर आप देखेंगे तो टोटल आपकी 2021 के जो कोविड के बाद का जो आपका प्रभाव था, उसी टाइम पे ज़्यादातर देखा गया है कि थोड़ा कमी देखी गई है डेटा में, मतलब लगातार कांस्टेंट नहीं बढ़ा, लेकिन बाकी सारे ईयर्स में ये लगातार बढ़ा है आपका सर्विस सेक्टर। ई कॉमर्स में देखा जाए तो आपकी एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 350 बिलियन बाय 2030 और आपका जो आपका ई कॉमर्स है ये आपका 350 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा 2030 तक। ये जो मार्केट है ई कॉमर्स की, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सारी चीज़ों से आप चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, तो ई कॉमर्स आपका 350 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। और स्टार्टअप्स की बात की जाए तो आपके जो 2014 में 2000 थे, यहाँ से उठ के ये आपका 2023 में 31,000 तक आ चुके हैं। और अभी लेटेस्ट डेटा के लेवल पे देखा जाए तो 1 लाख को ये टच करने वाले हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ये कम हुआ है, पहले से इंप्रूवमेंट में है। 5 ईयर 2023 में जो 2% का आपका करंट अकाउंट डिफिसिट था, ये इस बार आपका 0.7% तक आ गया है। अगर फ्री फूड ग्रेन की बात की जाए तो 81.4 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन आपका दिया गया है। रेपो रेट को 6.5% ही रखा गया है। और मित्रों ये 6.5% जो है आपकी रेपो रेट, ये पहले 4% से लास्ट ईयर के बढ़ा के से 6.5% तक, मतलब इसलिए बरकरार लगातार रखा गया है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। कोर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो कोर इन्फ्लेशन जो है आपका अप्रैल 2022 से लेकर जून 2024 के बीच में 4% तक ही रखा गया, थोड़ा डिक्लाइन ही हुआ है। मित्रों याद रखिए, जब ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात की जाएगी तो वो हेडलाइन होगा। जब इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड और फ्यूल के प्राइस को हटा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चेंज होते रहते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, तो फूड और फ्यूल को हटाने पर आपको मिल जाएगा कोर इन्फ्लेशन। और यही सेम क्वेश्चन आपका यूके पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कोर इन्फ्लेशन क्या है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो 164.3 लाख करोड़ का लोन इन्होंने दिया है, 20.2%, मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ देखी गई है। याद रखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 20.2% की ग्रोथ रेट देखी गई है। और वहीं इसका जो आपका एनपीए है आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये 2.8% पे आ गया, जो पहले 11.2% था। तो काफ़ी कम कर दिया इसने अपना एनपीए। और वहीं आपके अगर आप इसमें देखेंगे 20.2% की इसमें ग्रोथ रेट है। एक्सटर्नल सेक्टर की बात की जाए तो सर्विस एक्सपोर्ट आपका जो है $341 बिलियन है, इसमें 4.9% की ग्रोथ रेट है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सर्विस एक्सपोर्ट हमारा कितना है, 341 बिलियन और 4.9% की ग्रोथ है।
एक्सटर्नल डेब्ट की बात की जाए तो जीडीपी के रेशियो में, ये पहले भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपका 18.7% है मित्रों। एक्सटर्नल जो आपका डेब्ट है, आपका ऋण है, अगर इसे जीडीपी के अनुपात में देखा जाए तो ये 18.7% है हमारा एक्सटर्नल डेब्ट, हमारा ऋण। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो 92 लाख अराइवल्स हुए हैं भारत में 2023 में। तो आपकी टूरिज्म की जो रिसिप्ट है 2022 में जहां 1.58 थी, 2021 में वही आपकी 1.38 थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दो चीज़ें याद रखिए। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक जो आपका इंडेक्स है, इसमें बताया गया कि भाई 38 रैंक है भारत की 2023 में। और वहीं आपके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल शिपमेंट की अगर कैटेगरी देखी जाए तो ये 22वीं रैंक पे है। तो इंटरनेशनल शिपमेंट की कैटेगरी में 22वां है और वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक इंडेक्स रिपोर्ट में 38वां है। याद रखिए 38 रैंक है। क्लाइमेट चेंज की मित्रों बात करते हैं। एनर्जी नीड 2047 तक देखिए, 2047 तक 2 से लेकर 2.5% बढ़ेगी। और वहीं रेन्यूएबल एनर्जी आपकी मई 2024 तक गैर जीवाश्म जो आपका नॉन फॉसिल फ्यूल होता है, ये 45.4% पहुंच गया, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। इसको याद रखिए। आपको मेंस में खास तौर पे चाहे आप बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, चाहे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को दीजिए, भारत के रेन्यूएबल एनर्जी के योगदान को दिखाइए, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव सारी चीज़ों पे पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2014 से 23 में 8.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। सोशल सेक्टर की बात करते हैं, हाउसिंग की बात की जाए तो पीएम आवास ग्रामीण में बनाए गए 9 सालों में टोटल 2.63 करोड़, बहुत ही बड़े आंकड़े पे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्राम सड़क योजना में 15.14 लाख किलोमीटर जो रोड बन गई है 2014-15 के कंपैरिजन में। और अगर देखा जाए तो वेलफेयर आपका एक्सपेंडिचर जो है 18 से 24 में 12.8% तक बढ़ा है। मित्रों, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी बेरोजगारी की जो दर है 2022-23 में 3.2%, ये डिक्लाइन है। ओवरऑल आपका जो है 3.2% है और ये पहले से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ओवरऑल में आपकी भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2% है। अर्बन में 6.7% है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा है। 2017-18 में जो 17.8% था, ये 22-23 में 10% पहले से घटा है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ी परसेंटेज में है। गिग इकोनॉमी जो कि फ्रीलांसर आप जानते हैं, 2029-30 तक 2.35 करोड़ बन जाएगा आपका गिग इकोनॉमी फ्रीलांसर्स। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपका करंटली 37% पहुंच गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए। कई बार इस तरह के स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की जाए तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है और 21 न्यू एयरपोर्ट आपके टर्मिनल बिल्डिंग जो है ऑपरेशनलाइज है। नेशनल हाईवे की बात की जाए तो 2013-14 तक जो पर डे आपके 11.7% की ग्रोथ रेट थी, 2023-24 में ये 34 किलोमीटर प्रति डे आपके कंस्ट्रक्शन हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो ओवरऑल आपकी टेली डेंसिटी जो है 85.7% थी आपकी मार्च 2024 में, और ये आपका इंटरनेट जो डेंसिटी है ये 68.2% है। इंडिया का माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तो 2nd लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, ये हमारा जो सेक्टर है, पहले पे चाइना है। इंडिया का माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है, पहले नंबर पे चाइना है। और मित्रों एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखेंगे एफडीआई को, जो अंकटाड की रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो मतलब जिस देश में आ रहा है वो अमेरिका है, 2nd आपका चाइना है, 3rd सिंगापुर है, 4th पोजीशन पे आपका हांगकांग है, और भारत की उसमें 15वीं रैंक आई थी। तो याद रखिए, जैसे अभी हमने बात किया था कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किससे आता है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई भेजने वाले देश कौन से हैं, एक तो आपका सिंगापुर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगापुर हो गया, इसके अलावा आपका सिंगापुर है, इसके बाद आपका मॉरिशस है, और इसके बाद आपका अमेरिका है। तो सिंगापुर है, मॉरिशस है, अमेरिका, ये भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करता है। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा एफडीआई भेजते हैं, तो उसमें आपके पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर आपका चाइना है, फिर आपका क्या है, फिर आपका सिंगापुर है। आगे देखिए, 1 in 2 इंडियंस आर नॉट येट रेडिली एम्प्लॉयबल, नीड टू जनरेट 78.5 लाख जॉब्स एवरी ईयर टिल 2030।
मतलब हर साल हमें कम से कम 2030 तक 78.5 लाख जॉब को जनरेट करना होगा अगर हम रोजगार देना चाहते हैं अभी सारी जनता को। 54% आपका डिसीज बर्डन है ड्यू टू अनहेल्दी डाइट। भारत में 54% आपका जो डिसीज है ये तला भुना, जो आपके छोले भटूरे से लेके कचौड़ी हमारा राष्ट्रीय फूड है, ये सब घटाने की जरूरत है मित्रों। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप अगर देखेंगे जीवन की प्रत्याशा जापान चाइना यहाँ बढ़ गई है, जापानियों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चॉपस्टिक से उठा के तो वो चावल चबाते हैं, वैसे ही मुंह दर्द हो जाता है 15 मिनट में। फिर उनकी पूरी थाली में 75% आपका सैलड या बाकी चीज़ें रहेंगी, सी फूड रहेगा, अनाज बहुत कम होता है, और वैसे भी चॉपस्टिक से उठा के कितना कोई 50 दाने खा लेगा चावल के, तो समझ जाइए। तो यहाँ पर आपकी अनहेल्दी डाइट्स के चलते डिसीज बर्डन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 54%। अब आते हैं एफडीआई पे। तो 2023-24 में बात की जाए तो $26.5 बिलियन एफडीआई आया है, और ये आपका कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 22-23 में ये $42 बिलियन था। तो इसमें आपके टोटल अगर आप देखेंगे कॉम्प्रहेंसिवली 43% का जो है डाउन हुआ है ये, ठीक है। और इसलिए वैश्विक स्तर पे अंकटाड की रिपोर्ट में हम 15वीं रैंक पे है, और पहले पे कौन है? पहले पे अमेरिका है, फिर आपका चाइना है, उसके बाद आपका सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, ठीक है। की चैलेंज अगर बात की जाए इकोनॉमी सर्वे में सबसे ज़्यादा की चैलेंज क्या है, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड, बैलेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्ड वर्कफोर्स, पब्लिक हेल्थ, गुड एजुकेशन, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही कोर पॉइंट्स, कोर बातें आपको बताने की कोशिश की है जहां से आपका प्रश्न बन सकता है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमी सर्वे नहीं पढ़ा, आपने विजन आईएएस का इकोनॉमी सर्वे नहीं पढ़ा, आपने कोई समराइज वाला इकोनॉमी सर्वे नहीं पढ़ा, तो ये 6 पेज पढ़ के कम से कम इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आप 4 सही कर लेंगे। बाकी आपका किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी मित्रों, हमारा जो पैरासोल जीएस है ये अब आपके ऑफिसर फोरम के तौर पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि धीरे धीरे अब इसे एक आपकी पूरी मदद करने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे बिल्डअप करने की तरफ हम बढ़ गए हैं। लेकिन कई लोग काफ़ी भ्रम में इस चैनल को छोड़ भी रहे हैं, तो मित्रों आप अपना सहयोग प्रेम बनाए रखिए। बाकी जहाँ तक बात है कंटेंट की, आपके मेंस के कंटेंट की, आपके प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट शेड्यूल की, तो सब पे हम काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। आप किसी भी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो प्रीलिम्स पे अगर मान लीजिए किसी फोटोस्टेट से आप 100 रुपये का पीडीएफ नहीं उठा रहे हैं, तो कोई भी कोचिंग है आपसे 8 या 10 या 12 हज़ार रुपये लेती है। यहाँ पर हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 40 आपके लिए बेस्ट सेट बना के आपको 1000 में फ़ी में ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो कभी आप उस लेवल पे इस चीज़ों को सोच के देखिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए सबसे अफोर्डेबल करने के लिए हम लोग किस स्तर पे हमारा प्रयास हम दे रहे हैं। बाकी बात है जहाँ तक चैनल पे, तो अब आपको मेंस पीटी सारे सेक्शन पे, मतलब जब भी आपको वीडियो दिखेगी आपके टू द पॉइंट दिखेगी, कंटेंट पे दिखेगी, और आपको उसके पीडीएफ सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। मित्रों, प्रेम सहयोग दोनों चीज़ें बनाए रखिए, और इतना ही आपको आगे प्रेम अपने ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को देना है। तो आप सबकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम 5 नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जोड़िए।